जब पैदा हुआ तो दिन रात अपने आंचल की नर्म छाँव में छुपाए रखा। थोड़ा बड़ा हुआ तो राखी की डोर से वो प्यारा सा रिश्ता बनाए रखा। 7 फेरों से 7 जन्मों तक हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। फिर मेरे आंगन में नन्ही परी के रूप में जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया। तुम हो तो आज मैं हूँ, ये सारा जहान है, तुम्हारे सभी रूप महान हैं। नारी शक्ति को खबर 24 न्यूज़ का सलाम। नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस पर आज स्पेशल कार्यक्रम लेकर आए हैं नारी शक्ति को सलाम। आज हमारे बीच कोटा की धरती से भवानी मंडी के खबर 24 स्टूडियो में आए हैं, जो खुद एक आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और एक अनाउंसर हैं, एंकर हैं। 2014 से ये कोटा आकाशवाणी में अपनी आवाज, अपनी एंकर के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। आज हमारे बीच है, सबसे पहले स्वागत है आपका कविता जी। कविता जी लगातार 2014 से आकाशवाणी से जुड़ी हुई है और कई तरह के समाचार पत्र के माध्यम से अपनी आवाज देती हैं। हमारे निवेदन पर, हमारे आग्रह पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज आए हैं। हम इनसे बात करते हैं। शुरुआती दौर में जब एक रेडियो जो है इस देश के अंदर, रेडियो से हमें समाचार पत्र मिलते थे। टेलीविजन आने के बाद भी आज भी गांव गांव, धानी धानी रेडियो के माध्यम से ही समाचारों को सुना जाता है। ऐसे में आपकी भी भूमिका रहती है कि कोटा जिले की सारी जो खबरें हैं वो आप रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कैसा आज आप पधारे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले तो? जी, पहले तो मैं सभी हमारी महिलाओं को महिला दिवस पर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो अपने जीवन में प्रगति करें, उस मुकाम को पाएं जिसको हासिल करना चाहती हैं। जी, क्योंकि महिलाएं जहाँ आज भी हमारे समाज में बहुत हद तक पिछड़ी हुई हैं। एक समाज हमारा ये नज़र आता है कि वो एजुकेटेड है, शिक्षित हैं, जी, लेकिन फिर भी उनके जो परिवार है, फैमिली है, समाज है, वहाँ पर भी उनको काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। जी, उन्हें कहीं जाना है, कहीं काम पर जाना है तो अपनी फैमिली में इन-लॉज हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, जी, तो उनसे पहले परमिशन लेनी होगी कि हमें वहाँ पर जाना है। बिल्कुल। तो ये जो समाज है, ये एक ऐसा समाज है जहाँ पर वो मध्यम वर्गीय में बाहर नहीं निकल के पाते हैं। उनके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली मानी जाती है कि इनके फैमिली में जो बाहर दिखाते हैं वो कि इनके घर में तो मतलब सब कुछ सुख शांति से है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो ऐसा समाज वो बाहर नजर नहीं आता है। एक ऐसा समाज, वो समाज जो है, हमारे जो महिलाओं जो उत्पीड़न है, वो जो सबको नजर आता है कि यहाँ उत्पीड़न हो रहा है महिला का, बिल्कुल, पुलिस केसेस होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो तो सबको नजर आ जाता है कि हाँ भाई इनको जरूरत है। तो लेकिन ये जो समाज है, जो अंदर ही अंदर वो महिलाएं घुट रही हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जब आप खुद अपने लिए कदम नहीं उठा सकती तो समाज के लिए कैसे उठा पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है आप अपने लिए, खुद के लिए कदम उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारें। हो सकता है आप कम पढ़ी लिखी हो, तो इसके लिए जरूरी नहीं है आप कि कोई जॉब ही करें। आपके अंदर कुछ छुपी हुई प्रतिभा भी हो सकती है, सिंगिंग है, डांस है, कुछ भी हो सकता है, पार्लर है, तो आप उस प्रतिभा को अंदर ना दबाएं। अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए, आप सबसे जरूरी है आपके खुद के लिए आप बाहर निकल कर आए और इस समाज के लिए एक मिसाल कायम करें। बिल्कुल। मैं आपको हाल ही में बता दूं, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने एक अभियान शुरू किया है मैडम, जिसका अभियान का नाम है बेटी गौरव गाथा। बेटी गौरव गाथा में उन बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज भी कविता जी आप एक बात बताएं, जिस तरह से एक लड़की जब पढ़कर कुछ तैयार हो जाती है, कुछ करने की राह करती है, तो कहीं ना कहीं परिवार के माता पिता ये सोचते हैं कि मेरी बेटी कहीं गलत रास्ते पे नहीं निकल जाए। उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, यही धारणा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको यही समझा रही थी कि उन्हें परमिशन लेनी होती है। जैसे गेम्स में या खेलों में ले लो आप, तो अगर उसे शहर से बाहर जाना है तो शहर से बाहर जाने के पहले उसे परमिशन लेगी, तो माता पिता सबसे पहले सोचते हैं शहर में बाहर जा रही है, अकेले जा रही है, कैसे जा रही है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा। तो बहुत से माँ बाप जो है उनको परमिशन नहीं देते हैं जी। तो बच्चे का उनका जो हुनर है वो अंदर ही दबकर रह जाता है। बिल्कुल। तो इसमें हमारी जो फैमिली है उनको अपनी सोच बदलनी होगी। इसके लिए आप अपने बच्चों को सबसे पहले कुछ सिखाना चाहते हैं तो सेल्फ डिफेंस करिए। यस। सबसे वो अपनी आत्मरक्षा कर सके, खुद से अपने वो सुरक्षा का इंतजाम रखें। साथ में जो पेपर स्प्रे आता है पर्स में रखें अपने। जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को अलर्ट रखें,
क्योंकि हमारे समाज में आजकल देखो केसेस इतने हो रहे हैं कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है, तभी आगे आएगा कि जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग के साथ मैं कहना चाहूंगी जो महिला वर्ग भी है, क्योंकि देखो परिवार में भी अगर हम देखते हैं तो महिला ही महिला की दुश्मन मानी जाती है। बिल्कुल। अधिकतर ससुर बहू के केसेस बहुत कम होते हैं कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ननद के हैं, भाभी के हैं, सास बहू के हैं, तो केसेस अधिकतर पुलिस में केसेस यही जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी है महिलाओं को समझें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। आप घर में बहू बनकर आई हैं, तो आजकल की देखिए जनरेशन जो है बहुत अग्रेसिव हो गई है। बिल्कुल। तो पहले की जो पीढ़ी थी वो ये थी कि घर में एडजस्ट करते थे, बिल्कुल समन्वय बनाकर रहते थे, क्योंकि वो ऐसे ही परिवार से आते थे। बिल्कुल। आजकल एकल परिवार हो गए हैं, एकल परिवारों में जो उनकी परवरिश होती है वो उसी तरह से तो चलती है। वो अपने सेपरेट रूम होते हैं, उनको किसी का दखल अंदाजी पसंद नहीं होती है। फिर वो शादी करके जब ससुराल जाती हैं तो उनको भी वही चीज़ चाहिए जो उनको मायके में मिलती है। तो जब वो अपने घर पे आती है तो उनको माँ बाप का फर्ज बनता है कि जब आप दूसरे घर में जाओगे तो जैसे आप यहीं रहते हो, माँ बाप आपसे कुछ कहते हैं तो सब चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं, थोड़ी देर में आप अच्छे से बात करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आप अपने ससुराल में भी अप्लाई करें, क्योंकि बड़े हैं आपके भले के लिए कुछ कहते हैं। एक सवाल और है कविता जी, हमने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना है कोटा में कई छात्राओं ने सुसाइड किया है जी। आखिर वो क्या डिप्रेशन होता है कि उनको उस लास्ट स्टेप तक जाना पड़ता है, क्योंकि अपने माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। कोटा बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान है, तो कई केस जो है इन साल 2 साल में देखने को नजर आए, तो उस पर आपका क्या विचार है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आजकल जो माहौल है वो पढ़ाई को लेकर और परिवार को लेकर जी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया है। फैमिली में देखो, बाहर देखो, हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन में उसके मार्क्स ज्यादा आ गए हैं, मेरे कम हैं, डिप्रेशन जो है। तो उनको ये लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ पर इतनी उम्मीदों के साथ भेजा है, हम उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। तो जैसे ही उनके कम मार्क्स आते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो इस चीज़ को अपने अंदर इतना हावी कर लेते हैं कि उनको कुछ और रास्ता नज़र नहीं आता है और इस डिप्रेशन में आके वो सुसाइड जैसे केसेस कर लेते हैं। तो मैं ये सभी को यही कहूँगी, सुसाइड करना एक अंतिम रास्ता नहीं है। अपने अंदर जो जज्बा है, ये जो मार्कशीट में जो मार्क्स आते हैं, यही आपका जो लास्ट वो नहीं है। आपके अंदर जो हुनर है, मार्कशीट हो सकता है कि आपके कम मार्क्स वाले भी आपसे आगे बड़ी सीट पर नजर आए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, बिल्कुल। आज हमारे पीएम हैं, वो किस स्थिति में थे, आज कहाँ पर हैं। मैं भी एक मध्यम वर्ग से हूँ, हमारे परिवार में भी मेरी माँ ने स्ट्रगल करके हम लोगों को पढ़ाया, एजुकेट करवाया। बिल्कुल। हमारे फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मैं आज इस स्थिति में आऊंगी और आपके स्टूडियो में आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने अंदर की जो छुपी प्रतिभा है उसको निखारिए। कोई जरूरी नहीं है आपको लगे कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकती, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। और परिवार वालों को भी ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है आप उन्हें डॉक्टर, उसका बेटा इंजीनियर है, उसका बेटी डॉक्टर है, तो मैं भी अपने बच्चे को वही बनाऊं। जिसके अंदर उसकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आप आगे लाइए, उसी के अंदर वो अपना अच्छा सा सरगुण वो कर पाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। लगातार मैं जो दर्शकों के सवाल थे उसमें एक सवाल और आया है कि एंड्रॉयड मोबाइल जो है कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी घातक बना देता है। फ्लेवर्स की हम बात करें कि 2 वर्षों से कोरोना काल था, ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन हो रहे थे, ऑनलाइन कोचिंग हो रही थी, उसके साथ साथ जो बच्चों का ज़्यादा जो मोबाइल में जो बात करने का तरीका होता है, मोबाइल ज़्यादा करीब रखने का जो बात होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल भी कई गलत चीज़ों पे लेके जाता है। जी देखो, सोशल मीडिया आजकल छोटे से बच्चे हैं उनके हाथ में भी आप मोबाइल देखते हैं। बिल्कुल। बच्चे को आजकल देखिए कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो पहले के टाइम में जो घर में बड़े बुजुर्ग होते थे उनको बोलते थे आप गीता पाठ करिए, रामायण पढ़िए। तो जो बच्चे माँ जो करती है वही बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। यस। जैसे कि अपने पुराने अभिमन्यु वाली किस्सा है। बिल्कुल है। तो जो उनकी माँ ने जो किया था, तो उन्होंने अभिमन्यु ने जो सुना तो चक्रियों में जो फंसे थे वो, तो उन्होंने अपनी माँ के पेट से ही वो चीज सीखा था। राइट। तो वही बच्चे आजकल क्या है, हर माएँ जो है अपना टाइम पास करती है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उसी पर अपडेट रहती है। उनको अपना लाइक्स कमेंट चेक करना, ये करना। तो बच्चे भी जब होता है बच्चे रो रहे हैं, मोबाइल पकड़ा दिया, थोड़ी देर में चुप हो जाएंगे। तो बच्चे भी आजकल मोबाइल के एडिक्ट हुए हैं। तो उनको जो मोबाइल से अच्छा है उनको बुक्स पढ़ने की आदत डालें। बिल्कुल। तो उनके जो अपने आसपास के माहौल है उनको वहाँ ले जाकर उनको चीजें सिखाएं कि भाई ये अपने आसपास ही
जानवरों के नाम है, खेती है, अपने गाँव में तो बहुत कुछ मिलता है बच्चों को सिखाने के लिए। आजकल बच्चे मोबाइल में देख कर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अब कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो सारा दिन आंखों पर भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और जो अपने मेंटली है और हेल्थ जो है वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा दिमागी असर करती है, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि ज़्यादा मोबाइल देखने से मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाता है वो। हो गया है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग पर केयर कि वो अपने बुक पढ़ें और अपने आसपास जो आउटडोर गेम है उनके लिए प्रेरित करें, क्योंकि आजकल तो क्रिकेट वगैरह भी ऑनलाइन हो गया है, तो बच्चे वही लेके बैठे रहते हैं। लूडो गेम है वो भी मोबाइल पर खेलते हैं, तो आउटडोर गेम बाहर लेके जाए, माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइम पे स्पेंड करें। और माँ बाप में भी आजकल जॉब वाले हो गए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, समय नहीं दे पाते उनको, तो वो इसलिए ये चीज़ें सब सामने आती है। एक सवाल और है मेरा कि जीवन में हर इंसान संघर्ष करके आगे बढ़ता है। आप आकाशवाणी से आपको कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं, लगातार आप आकाशवाणी पे कार्य कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रेरणा स्रोत बना है और किस तरह की आपकी ये जीवन में कि मुझे कुछ ना कुछ जीवन में करना है, और आपका जीवन संघर्ष जो वो कैसा है? जी, हमारे परिवार में मध्यम वर्ग परिवार से हूँ। हमारे करौली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। जी। पापा की जॉब कोटा में नामी कंपनी में लगी थी, तो वो यहाँ पर कोटा में शिफ्ट हो गए। हम 4 बहनें और मैं सेकंड नंबर की हूँ। जी। तो हमारे जो बोलते हैं ना कि पहले के जो गांव में जो उनकी विचारधारा थी, मेरी दादी की उनकी, तो मेरे पापा को हमेशा वो फोर्स करती थी कि तुम बच्चों को लेकर, लड़कियां हैं उनको परदेश वर्ड यूज करती थी वो, बिल्कुल परदेश, हाँ, परदेश में लेकर कैसे रहोगे तुम अकेले, कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, और इनको पढ़ाना लिखाना नहीं है वरना शादी करने में प्रॉब्लम आएगी, इनको पढ़े लिखे लड़के कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल। तो बोलते हैं ना, जो कोई 100 बात बोलता है तो एक बात माइंड में एंटर कर जाती है। राइट। तो एक बार मेरे पापा के दिमाग में भी ये घुस गया। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम थे और पापा ने बोला ठीक है, तुम्हारा इतना 4th क्लास 5th क्लास हो गया, बहुत है, इतना साइन वाना करना आ जाता है, ठीक है तुम लोग घर पर ही रहो। तो बोलते हैं महिला खुद स्टेप उठाती है। तो उस टाइम मेरी माँ ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे बच्चों को मैं ऐसा नहीं रहने दूंगी, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी ना हो सके लेकिन कम से कम 8th या 10th क्लास तो कर ही ले, मतलब 10वीं या 12वीं तो हम कर ही लें। तो उस टाइम वो अपने मदर इन लॉ के अगेंस्ट जाकर मेरे पापा के पीछे वो हमको लेकर आ गई। तो उस टाइम हमारा जो गांव था स्टेशन से 8-10 किलोमीटर दूर था। बिल्कुल। तो रास्ता भी नहीं था, खेतों में पगडंडिया वैसा कच्ची डगर थी, पैदल आना जाना था। हम लोग छोटे छोटे थे, 3-4 बहनें। तो माँ हमको पापा के पीछे पीछे लेकर आ गई जी। तो वहाँ पर लाने के बाद भी हमारे जो स्कूल था, जिस स्कूल में हमारा एडमिशन किया, वो भी हमारे पापा के फ्रेंड थे, हमारी गांव की तरफ के ही थे। बिल्कुल। तो उनका स्कूल 8th तक था। 8th तक पढ़ाई करने के बाद मेरे पापा ने बोला कि ठीक है 8th तक हो गया, 10th की फेल की मार्कशीट बनेगी, कोई बात नहीं, अब तुम लोग गाँव। अच्छा, 8th तक ही पढ़ाना चाहते थे पापा? हाँ, वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। अच्छा। फिर जो मेरी बड़ी दीदी थी, तो उनका जो लगन थी पढ़ने के लिए जी, उन्होंने बोला पापा आप हमें मत पढ़ाइए, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 10th का हम एग्जाम प्राइवेट कर लेंगे जी। तो उन्होंने खुद से अपना बोला मैं प्राइवेट कर लूँगी, मैं स्कूल भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे। तो उनकी लगन देख के फिर हमारे जो स्कूल के हमारे जो अंकल थे, उन्होंने बोला कि ऐसा करो, बाकी क्लासेस तो ये कर लेती है, तो 2 महीने के लिए कम से कम मैथ्स का ट्यूशन लगा दीजिए जी। तो सिर्फ उन्हें 2 महीने का होम ट्यूटर रखा था मैथ्स का, और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। और उस टाइम मेरे भाई भी जो बोलते हैं लड़कियां हैं, एक बेटा तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसी टाइम हमारे भाई का जन्म हुआ, तो उन टीचर ने मुझसे भी कहा कि कविता तुम भी हेल्प किया करो अपनी दीदी की जी, तो ताकि वो 10th क्लियर कर ले। तो उनके 10th क्लियर के बाद फिर जैसे एक बनता गया, जैसे उन्होंने किया तो हमारे लिए रास्ता खुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आज मेरे पापा नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो अगर देखते हो कि आज उनकी बेटियाँ किस मुकाम पर हैं। मेरी बड़ी दीदी सहारा में है, जो 4th नंबर की बहन है वो नामी कंपनी में बड़ी इंजीनियर के पद पर है। मैं आज इसमें कोटा आकाशवाणी में आरजे हूँ। तो उन्होंने, मेरी मम्मी पापा ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटियाँ इस मुकाम तक पहुँचेंगी। बिल्कुल। और बोलते हैं बेटियों में फर्क करते हैं। बेटियाँ बोलते हैं घर कौन चलाएगा, बेटा है जो घर। आज की बेटियाँ काफ़ी नाम कर रही है, आज की बेटियाँ का देश में नाम कर रही है। 2009 में जब मेरे पापा एक्सपायर हुए जी, तो उस टाइम बेटियां, ये सोचो कि मेरा भाई 10th क्लास में था जी, तो हम बेटियों ने ही मतलब घर को संभाला है। मेरी जो छोटी बहन है कोचिंग की, हमारी शादी हो चुकी थी उस टाइम, तो सबने उस टाइम भी मम्मी को फोर्स किया कि तुम लोग अकेले प्रदेश में बच्चों को लेकर कहाँ रहोगे, वापस गाँव आ जाओ, हम तुम्हें संभाल लेंगे। तब मम्मी ने फिर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, बाकी 3 का मैं फ्यूचर बर्बाद नहीं करूँगी जी।
तो मैंने सोचा कि चलो जहाँ बेटी है तो बहू है, बहू की जगह है, लेकिन इस वक्त मुझे अपने परिवार की भी ज़रूरत है। उन्हें मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो मैंने उनको अपना टाइम दिया, उनके कुछ महीने में उनके साथ रही, तब तक वो सेटल हो चुके थे। फिर उन्होंने अपने जो इंजीनियरिंग करके, पढ़ाई करके, फिर कंपनियों में जॉब किया, कोचिंग की, और आज सभी बहुत अच्छे सेटल हैं। तो बोलते हैं महिलाएं, तो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया, बिल्कुल अपने लिए कदम उठाया, अपने बच्चों के लिए कदम उठाया। कविता जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप दर्शक भी आपकी बातों को सुन रहे हैं, कभी समझ रहे हैं, लेकिन आप अभी वर्तमान में आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप जो आकाशवाणी पे जिस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रस्तुति देते हैं, थोड़ी सी प्रस्तुति खबर 24 के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुँचाएंगे तो आज के दिन वो लगेगा कि हाँ, कोई हमारे साथ है, एक अनाउंसर है, एक एंकर है। मैं आकाशवाणी में अगर इस वक्त माइक पर होती तो मेरी शुरुआत होती, सुप्रभात, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन हमारी सभी प्यारी सी सखियों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत पे। और आज आपसे फिर एक बार मुखातिब हो रही है आपकी रेडियो सखी कविता, तो स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। देखा आपने, ये कविता जी जो लगातार रोजाना जो है आकाशवाणी पे ये कार्यक्रम करते हैं और दर्शक उनको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और लगातार जो है हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसी महिलाओं को आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में, इस जिले में कोई नाम किया है और अपने ही पैरों पर खड़ी होकर आज वो परिवार चला भी रही हैं। ऐसे तो मैं आपको बता दूं, पेशे से जो भाई साहब हैं वो दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं कोटा के, कम से कम रामगंज मंडी पूरा इलाका है वो संभालते हैं, समीक्षा वो करते हैं, और सारे रिपोर्टर जो हैं, पत्रकार उनके अंडर में आते हैं। आज हमारे आग्रह पर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप आए हैं, आपका धन्यवाद। हम आगे भी आपको ऐसे कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। नमस्कार। जब पैदा हुआ तो दिन रात अपने आंचल की नर्म छाँव में छुपाए रखा, थोड़ा बड़ा हुआ तो राखी की डोर से वो प्यारा सा रिश्ता बनाए रखा। 7 फेरों से 7 जन्मों तक हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। फिर मेरे आंगन में नन्ही परी के रूप में जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया। तुम हो तो आज मैं हूँ, ये सारा जहान है, तुम्हारे सभी रूप महान हैं। नारी शक्ति को खबर 24 न्यूज़ का सलाम। नमस्कार, मैं लोकेश मुबाना। नारी शक्ति को सलाम। महिला दिवस के पावन अवसर पर आज हमारे बीच जो लगातार धर्म की आस्था को आगे बढ़ाते हुए 2013 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से संस्था से जुड़े, और आज उन्होंने कई ऐसे अनेक काम जो है इस शहर के लिए किए हैं, महिलाओं को जोड़ने का किया है, और किस तरह से ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता में जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों में भागीदारी जो है वो संगीता भाभी की होती है। सबसे पहले खबर 24 में आपका स्वागत है जी। महिला दिवस के इस उपलक्ष्य पर आप पधारे हो, और लगातार हम आपको देखते आते हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ धर्म की आस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कल सर्वधर्म समाज को लेकर आपने कार्यक्रम किया, और छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं वो अलग अलग अपनी मातृभाषाओं को लेकर, अपने दायित्व को लेकर वो उनका निर्वाह कर रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे कि कौमी एकता की मिसाल जो है वो आज भी भवानी मंडी शहर है। तो किस तरह का ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता से आपका नाता रहा है, और आज धीरे धीरे संस्था में 150 से 200 महिलाएं जो है वो जुड़ चुकी है। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ। खबर 24 के माध्यम से मैं भारत की हर एक महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। किस तरह का आयोजन जो है लगातार जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद आप कर रहे हैं, और कितनी महिलाएं जो आपसे जुड़ी है? मैं 2013 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हूँ जी। और यहाँ पर अभी लगातार देखा जा रहा है कि समय की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जी, जिस तरह से इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ाई जाती है, तो उस पढ़ाई से हमें सर्व प्रकार की प्राप्तियाँ होती हैं, जो प्राप्तियाँ हम करना चाहते हैं, चाहे वह नश्वर प्राप्ति हो, चाहे वह भौतिक सुख की प्राप्ति हो। तो हम चाहते हैं, हम जब से जन्म लेते हैं तब से हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा धनवान और सुखी हों,
और शांति हमें प्राप्त हो, तो सुख और शांति के चक्कर में हम अपना जीवन गतिमान करते रहते हैं। तो यहाँ आकर के हमें जो क्लासेस प्राप्त होती है, जो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, जो हमें सन्निधि प्राप्त होती है, या जो हमें गीता ज्ञान के द्वारा ज्ञान के अलग अलग टिप्स हमें प्राप्त होते हैं, और वो टिप्स प्राप्त होते हैं केवल जीवन को उन्नतिशील कैसे बनाया जाए। तो वो सारे टिप्स हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यदि एक बिजनेसमैन को सिखाया जाता है कि आप ये बिजनेस करेंगे तो जल्दी से जल्दी लखपति करोड़पति बन जाते हैं, कैसे बनेंगे, तो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही यहाँ से आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कैसे करेंगे, ये सारे टिप्स हमें ब्रह्मा कुमारी के द्वारा माउंट आबू में और यहाँ भवानी मंडी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दीदी जी के माध्यम से सिखाए जाते हैं। और हम जैसे जैसे उस पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे हमें प्राप्तियां होती जाती है। तो महिलाओं की, भाइयों की सभी संख्याएं बढ़ती ही जाती है। भाभी जी, लगातार जैसे 2013 से आप कार्य कर रहे हैं धर्म की आस्था को लेकर, धीरे धीरे महिलाएं भी कुछ अपनी बात जो है पर्सनल वे में कहना भी चाहती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसको लेकर कई चीजें ऐसी निकल कर भी आती है, तो किस तरह से उसको आप मोटिवेशन किया जाता है? देखिए, बहुत सारी महिलाएं अपनी कई सारी समस्याओं को लेकर के आती है। पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सब स्वास्थ्य की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, पूरे घर के वातावरण की इतनी सारी समस्याएं लेकर के आती है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे 7 डेज का जो फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, उस कोर्स कराने के बाद में हम यहाँ पे रेगुलर मेडिटेशन सिखाते हैं। और जैसे ही रेगुलर मेडिटेशन व्यक्ति करने लग जाता है तो मेडिटेशन करते 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 उसकी सारी परिस्थितियाँ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर जैसे कोई ये नहीं कि आपको दीपक लगाना है या कोई अगरबत्ती लगानी है या कोई धूप लगाना, कोई क्रिया यहाँ पर नहीं होती। केवल एक मेडिटेशन के द्वारा ही सारी समस्याओं का निदान होता है। तो उस तरह से हम निदान होता जाता है, महिलाएं ऑटोमेटिक जुड़ती चली जाती है। तो जो समस्याएं हैं, कई समस्याएं महिलाएं लेके आती है। अब मैं आपको नाम तो पर्टिकुलर नहीं, एक व्यक्ति अभी साल भर से करीब 15 महीने पहले टी चोइथराम डॉक्टरों का हॉस्पिटल है इंदौर में, एमपी में। तो टी चोइथराम में उनको ट्रीटमेंट लेते हुए 7 वर्ष हो गए जी। इतना डिप्रेशन में और उन्होंने एक्चुअल में ड्रिंक भी बहुत ज्यादा की, तो उनकी आंतें वगैरह सब कुछ काफी, उनको डिप्रेशन की 10 गोली चलती थी। उन्होंने टी चोइथराम जो डॉक्टर हैं, टी चोइथराम के डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद ने बोला, आशीष जी सर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि अगर आपको अगर आगे जीवन जीना है तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्था ज्वाइन कीजिए। और आज वो अपनी भवानी मंडी के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, नाम मैं नहीं बता पाऊंगी, सॉरी चाहती हूँ, लेकिन उनको आते हुए 1 वर्ष हो गया है। 10 गोली से आज डॉक्टर साहब ने उनकी 2 गोली कर दी। और वो उसके बाद 10 गोली के बाद भी इतना अच्छा अनुभव कर रहे हैं जीवन में, इतना अच्छा फीलिंग जीवन में कर रहे हैं कि वो एक ही नहीं, उनका पूरा परिवार डेली क्लास तो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनकी वजह से और भी 10-15 व्यक्ति जो कि इस तरह की समस्या से पीड़ित थे तो वो भी आने लग गए। उसके बाद में देखिए, दवाई से तो काम होता है, साइंस अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन दुआएं और हमारा मेडिटेशन, हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारा खान-पान का तरीका, हमारा बोलचाल का तरीका, यानी जो एक एक्चुअल लाइफ हमारी स्वयं भगवान ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है और नेचर ने बनाई है, तो हम क्या करते हैं कि आजकल अपने आलस्य के कारण कहें या अपनी बिजी लाइफ के कारण कहें, हमने अपनी दिनचर्या बिल्कुल ही बिगाड़ के रख दी है। तो वो दिनचर्या भी इस ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से हमारी सेट हो जाती है, मेडिटेशन भी हमारा हो जाता है, परमात्मा से हमारी लिंक भी जुड़ जाती है। तो सारी प्राप्तियां हमें हमारी लाइफ को सेट करने के लिए यहाँ पर प्राप्त होती है। तो आज जो वो भाई साहब हैं, यदि अगर इतना अच्छा महसूस करते हैं वो, और उनका पूरा परिवार इतना अच्छा कि लाखों रुपए उन्होंने दवाइयों में लगा दिए और गाड़ियां कर कर के समय उन्होंने इतना मतलब खर्च कर दिया है। आज उनकी एज करीब 60 ईयर के लगभग है, लेकिन आज पूर्ण तंदुरुस्त, स्वस्थ एवं प्रसन्न। ऐसे एक नहीं,
कई भाई बहन हमारे सेंटर से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से क्रमशः ये प्रक्रिया अनवरत जारी है और अभी भी चल रही है। कल भी हमने एक प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम में मेरे पास में 7, 8, 10 कई तरह के पेशेंट आए अलग अलग। मैंने कहा आप कल से ही 7 डेज का फाउंडेशन कोर्स कीजिए और आप आना रेगुलर चालू कीजिए, आपकी प्रॉब्लम आपका अनुभव बताएगा। तो इस तरह से एक बात हो रही है महिला दिवस पे हम करना चाहते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, जो उनकी थॉट, उनकी सोच अलग होती है, वो धर्म के प्रति अपना मन नहीं लगाते हैं। वो उठते हैं तो मोबाइल, वो सोते हैं तो मोबाइल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को भी? देखिए, हमने जब से जीवन लिया है तो अपन इसको धर्म कहें या नेचर कहें, हमारे नेचर से धर्म को जोड़ना होगा। हमने आजकल क्या किया, धर्म को जो एजेड व्यक्ति हैं वो धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी की, अपनी आंखों से देखा हुआ है, सुना नहीं हूँ कि धार्मिक स्थानों पर पे जाकर के वापस घर में आकर के हम कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं कि बच्चे अपने आप धर्म से विमुख हो जाते हैं। तो लेकिन जब हमारे संस्कार बच्चों में इस तरह के हैं, हम बड़े ही ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो बच्चे धर्म से विमुख हो ही नहीं सकते। हम उनको इस तरह का भोजन बना के खिलाते हैं अपने हाथों से कि अलग अलग जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कैसा भोजन खिलाया जा रहा है, किस तरह की वहाँ शुद्धता नहीं हो पाती है। बच्चों को जो खुराक मिलनी चाहिए, जो संस्कार मिलने चाहिए, तो वो संस्कार उनको नहीं मिल पाते हैं। और जब संस्कारों का बीज हमने बोया ही नहीं, उसको हमने जल दिया ही नहीं, और वो पौधा कैसे बढ़ेगा? तो जब माताएं यदि संस्कारों का बीजारोपण सही करेगी और उस बगीचे को अच्छे से आगे बढ़ाएगी तो बगीचा बढ़ता ही चला जाएगा। तो हम बच्चों में जन्म से ही ऐसे संस्कार डालते हैं। जब माँ गर्भवती होती है तो गर्भ से ही ब्रह्मा कुमारी इस तरह का मेडिटेशन और इस प्रकार के संस्कार उनमें डाल देते हैं कि वह बीज अपने आप बहुत अच्छा अंकुरित होता है और फल भी बहुत अच्छा आता है। तो जब बच्चा बड़ा भी होगा, चाहे बच्चा बन करके वो युवा भी हो जाए और वो बूढ़ा भी हो जाए, लेकिन उनके संस्कार कभी भी आगे कुसंस्कारों की ओर परिवर्तन नहीं होंगे। चाहे संघ का कितना ही रंग लगे, चाहे उसके फ्रेंड्स वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाए, 5 स्टार होटल में जाए, लेकिन वो बच्चा कभी भी कुप्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तो ये सारे काम हमको कह रहे हैं कि हमारी धरती है, यदि हम अच्छा फल चाहते हैं तो हमें अच्छा बीज बोना होगा और समय समय पे उस बगीचे की हमको संभाल करनी होगी, पानी देना होगा, खाद देना होगा। तो ये भी हमारी एक मनुष्य सृष्टि है। बिल्कुल है। और ये परिवार भी क्या है, एक हमारा छोटा सा बगीचा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारी सभी माताओं को, सभी बहनों को इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं, इस तरह की शिक्षाएं दी जाती है और दी तो सभी धर्मों में जाती है। आज हमारे भारत के सभी धर्म, सभी संस्थाएं ये काम कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे इसको अनुभव में लाते हैं, प्रैक्टिकल इसका करवाया जाता है। तो कई सारे उदाहरण ऐसे हैं हमारे सेंटर पे कि जो बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते थे, गलत लाइन पे चले गए थे, या कुछ ड्रिंक वगैरह जो भी कहें अपन, संघ के दोष में आकर के, फ्रेंड्स के साथ में आकर के कुछ ऐसा गलत कर चुके थे, डिप्रेशन में भी आ गए थे। तो आज वो भवानी मंडी में भी कई सारे बच्चे वापस उन्होंने अपनी लाइन पकड़ ली, पटरी पर आ गए हैं। तो इस तरह से ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसे कई सारे कार्य कर रही है और बच्चों को भी सुसंस्कार दे रही है। ठीक है। आज हमारे साथ ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई कैलाशी बाई, जो लगातार ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता से जुड़ी हुई है। 2017 से इन्होंने इस संस्था को के साथ जुड़ी है और उसके बाद लगातार जो है ग्रामीण अंचल तक ये धर्म की आस्था को लेते हुए आगे बढ़ रही है और कई महिलाओं को इन्होंने इस संस्था से जोड़ा है। स्वागत है आपका खबर 24 में। ओम शांति। किस तरह से ग्रामीण अंचल तक आप ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता प्रचार प्रसार, धर्म से जोड़ना महिलाओको, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आपको आज हमने आमंत्रित किया है, तो किस तरह का कार्य आप कर रहे हैं? एक्चुअली भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, दर्शकों को बताएं आप ब्रह्मा कुमारी के बारे में। जी। वैसे मैं गांव से हूँ, बिल्कुल डेली गांव से आती हूँ भवानी मंडी सेंटर पे, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। वैसे मैंने जीवन में कुछ नहीं सीखा था, मुझे कुछ नहीं आता था, पर आज जो मैं इस जगह हूँ, आज मैं 24 न्यूज में आई हूँ, तो ये सब मेरा परमात्मा का एक चमत्कार है। और चमत्कार ये बताओ कि सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि परमात्मा का, क्योंकि अभी जो बताया ना है ना मेरी दीदी ने, जो भी हमारा प्रोग्राम
कि सबसे बड़ी मतलब शुद्धता। बिल्कुल। आज अपने जीवन में जो शुद्धता है, अपना जो शुद्ध विचार है, अपनी जो शुद्ध रहन सहन है, तो वो किस कारण से? खाना भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, पानी भी शुद्ध, बैठना भी शुद्ध। तो इसी प्रकार से आपका और मेरा सबका व्यवहार ही शुद्ध। किस तरह से महिलाओं को आपने गांव-गांव जाकर, जैसे बताया कि कल एक कार्यक्रम था अभी 2-3 दिन पहले, उसमें आपने कई महिलाओं को मोटिवेशन कर इस संस्था तक लाए हैं, उनको जिज्ञासा के रूप में आगे बढ़ाया है। तो कैसे किया था? भाई मैंने सबसे पहले तो मैंने परमात्मा का ही परिचय दिया। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं, कहती हैं कि बहन जी मैं ऐसी दुखी हूँ, मेरे घर में झगड़े चलते हैं, कलश चलते हैं, मेरे साथ मेरा पति का कुछ व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, कहीं मेरे बच्चे का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं रहता है, कहीं मेरे जैसे मैं जो रिश्तेदार है उनका भी व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं रहता है। तो फिर मैं क्या हूँ कि महिलाओं की सारी बात समझती हूँ, सुनती हूँ, फिर मैं उनके जैसे भगवान के प्रति मुझे जो लगता है कि जो मैंने जीवन में जो सीखा है, मैं उन्हीं को जाके ये परमात्मा का परिचय देती हूँ। मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो है कि जो आपके अंदर जो ये थकान, ये कलश, ये सारी किस चीजें से चल रही है। सबसे बड़ी बात तो कि आपका उठना उठना किस तरीके से होना चाहिए, आपका बैठना भी किस तरीके से होना चाहिए, आपका नहाना भी किस तरीके से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो कि आपके जो हमारे जो समाज है सर, ठाकुर समाज से, तो हमारे जो ठाकुर समाज में जो खान पीन होती है ना, बहुत हार्ड होती है, बहुत नेगेटिव होती है। तो अब जो वो नेगेटिव जो खान पीन होती है तो वो क्या है कि सारे बच्चों में, पूरी फैमिली में नेगेटिव वाइब्रेशन फैला देती है। तो उससे क्या होता है कि पूरा ही वायुमंडल खराब हो जाता है। तो वायुमंडल यूँ समझो कि एक शहर, मतलब गांव से एक शहर का ही नहीं है, ये वातावरण जो होता है तो ये पूरा ही जो अपन जहाँ भी रहते हैं सारा वायुमंडल खराब होता है खाने से। इससे अपने की जो समझो कि गांव, शहर, प्रकृति, ये सारी चीजें अभी आप देख ही रहे हो, आए दिन सुन ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कौन सी कोरोना की बीमारी, कौन सी क्या चल रही, तो ये सब क्या है? एक प्रकृति का ही तो। आज आप प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, प्रकृति के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो ये कारण क्या है? ये सोचिए तुम्हें। आप अच्छे से खाना खाओगे, अच्छे से रहोगे, एक दूसरे को शुभ वाइब्रेशन दोगे, सूच विचार, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। ये सारा जो वायुमंडल आप बिल्कुल पॉजिटिव बनाओगे। और सबसे बड़ी बात तो अभी आपने बोला कि जैसे कामयाब, तो कामयाब होना तो देखो सर, मैं इस चीज को मानती हूँ कि कामयाबी बनना ये सब अपने हाथ में, भाग्य बनाना भी अपने हाथ में। ये भाग्य जब आप ऐसे ये सब आज की सोसाइटी में देखो सर, देखा ना आपने राजनीति पॉलिटिक्स वगैरह में भी क्या क्या चल रहा है। तो बस ये सब विचार अगर आप सबके बारे में शुद्ध विचार रखोगे, शुद्ध वाइब्रेशन दोगे, तो ये वायुमंडल चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। महिला दिवस पर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने कई अनेक कार्यक्रम लाने की कोशिश की है। दर्शकों तक हमें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म से जुड़े हुए लोग आज कहाँ हैं, और कि हर इंसान को, हर महिला को, हर परिवार के बच्चों को कम से कम 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट अगर वो चाहें तो धर्म से अगर वो जुड़ेंगे तो उनको आत्म शांति मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक आप देखते रहिए हमारा आपका अपना चैनल खबर 24 न्यूज। नमस्कार। जब पैदा हुआ तो दिन रात अपने आंचल की नर्म छाँव में छुपाए रखा, थोड़ा बड़ा हुआ तो राखी की डोर से वो प्यारा सा रिश्ता बनाए रखा। 7 फेरों से 7 जन्मों तक हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। फिर मेरे आंगन में नन्ही परी के रूप में जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया। तुम हो तो आज मैं हूँ, ये सारा जहान है, तुम्हारे सभी रूप महान हैं। नारी शक्ति को खबर 24 न्यूज़ का सलाम। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। वुमन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस उपलक्ष्य पर हम लगातार उन महिलाओं से, उन बालिकाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार को, अपने हुनर को और अपने शिक्षा के ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो समाज में कोई अच्छा काम करते हों, समाज के संगठनों को जोड़ने का काम करते हैं, महिलाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करने की बात करते हैं, धर्म की ओर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसी महिलाओं से, ऐसी बालिका छात्राओं से खबर 24 आज वुमन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनसे चर्चा कर रहा है, उनसे डिबेट कर रहा है, उनसे बात कर रहा है। आज ऐसी बालिका, ऐसी छात्रा हमारे बीच है, हमारे खबर 24 के स्टूडियो में है, नाजिया परवीन।
नमस्कार नाजिया। लगातार नाजिया ने वो हर चीज झेली है जो एक गरीब परिवार के तत्व से निकलकर आज नाजिया ने गर्ल स्कूल यानी कि गर्ल स्कूल सेकेंडरी से एक 10th में 92% अंक प्राप्त किए। उसके बाद 12th में 80% प्राप्त करने के बाद मेडिकल कोटा कोचिंग क्लास में वो लगातार अभी पढ़ रही है। उसके आगे की बात करें तो उसका सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इस क्षेत्र के, इस कस्बे के और मेरे पचपहाड़ वासियों की मुझे सेवा करनी है। हम इनका परिचय जान लेते हैं। इन्हीं की ज़ुबानी से हम जानते हैं कि किस तरह की नाजिया ने शुरुआती दौर में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और एक इनके पिताजी जो हैं वो उन सवारियों को उस ओर इस ओर छोड़ने का काम करते हैं, यानी कि वो ऑटो चलाते हैं। और उनका सपना था, उनके माता पिता का सपना था कि आज मेरी बेटी इस संभाग में, इस भारत के अंदर अपना नाम करे। और उस पिता ने ऑटो चलाकर आज इनको पढ़ाया लिखाया और कुछ ही समय, कुछ ही साल 2 साल में ये एक MBBS की तैयारी भी कर रही है और ये डॉक्टर के रूप में इस शहर को में भी कुछ देना चाहेगी। नाजिया, किस तरह की शुरुआती दौर में पढ़ाई का जो समय होता है, हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है शिक्षा। वो शिक्षा को ग्रहण करा आपने, तो किस तरह का साहस जो है उस समय चला आपका? साहस ये था कि सिर्फ एजुकेशन ही है जो हमें इस जगह से निकाल सकती है जी। क्योंकि अगर हम सोचें कि अगर एक अच्छी लाइफ चाहिए या हम हमारे जैसे काफ़ी बच्चों को देखते हैं कि हमें उनकी मदद करनी है जी, तो मेरे हिसाब से सबसे एक आसान रास्ता है एजुकेशन। बिल्कुल। लेकिन जो बस मेहनत बहुत मांगता है, त्याग मांगता है, तो यही था कि अगर मुझे मेरे जैसे और बच्चों की मदद करनी है, जैसे मेरी फैमिली को इस जगह से निकालना है, बिल्कुल, और ताकि जो मैं लड़कियां देखती हूँ जिनको पढ़ाया नहीं जाता, तो सबको संदेश देने के लिए ये था कि हम खुद उनके लिए एक मिसाल बने। तो मेरा शुरू से था कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि मैं एक दिन अच्छी डॉक्टर बनूं और मुझे देख के और ऐसी स्टूडेंट को और शिक्षाएं मिले। बिल्कुल। जब आप गर्ल्स स्कूल के अंदर जब अपनी पढ़ाई के दौरान, हमने भी कुछ समय पहले आपका 2-3 साल पहले एक इंटरव्यू चलाया था, जब वहाँ पे प्रधानाचार्य ने हमें बुलाया था, तो वो जो दौर था पढ़ाई का, आपके पिताजी ने आपको किस तरह से पढ़ाया है, क्या करते हैं आपके पिताजी? जी, मेरे पापा एक टेम्पो ड्राइवर है जी। और इससे पहले जब मैं कोटा गई थी, जब वो कोटा स्टोन फैक्ट्री पे एक मजदूर थे जी, तो उस वक्त ये होता था कि पापा ने मतलब कभी हमारी पढ़ाई में पैसे की कोई परेशानी नहीं आने दी। वो हमें कभी पता नहीं लगने देते थे। जैसे अगर उनको कभी होता था कि फीस का जो भी मामला है तो वो पैसे उधार लेते थे या ब्याज से ले लेते थे पढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल, पढ़ाने के लिए, फीस के लिए। या मम्मी को ये जो छोटे लोन टाइप होते तो मम्मी लोन उठा लिया करती थी, जिसको सामूहिक लोन जो बोलते हैं, सामूहिक लोन चलते हैं महिलाओं में। बिल्कुल। और वो मुझे कभी मालूम नहीं लगने देते थे। और यहाँ तक कि कभी कभी मम्मी ने उनकी जो छोटी मोटी ज्वेलरी होती है वो भी पहले गिरवी रखी थी। मुझे हमेशा बाद में मालूम होता था कि ऐसा वो लोग कुछ कर रहे हैं, तो उसको देख के मुझे और मोटिवेशन मिलता था कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। नाजिया, जिस तरह से तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की है, 2020 में नेट एग्ज़ाम में 668 अंक प्राप्त किए हैं, फिर रैंक बनी जो 1759 जो रैंक प्राप्त की है, किस तरह का फील कर रहे हैं? धीरे धीरे हमारी जो सपने हैं, हमारे सपने हैं, उनका पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लग ऐसा रहा है कि जो मैंने सपने देखे थे, जो मैं लगातार 3 साल से मेहनत कर रही थी, से पहले साल दिया मेरा नहीं हुआ, फिर एक मोटिवेशन होता था कि मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सेकंड बार बिल्कुल ट्राई किया, तो फिर मुझे लगता था कि मतलब मैं अगर डॉक्टर नहीं बनूंगी तो मैं शायद कुछ और अच्छी नहीं बन पाऊंगी। इसलिए फिर मैंने दोबारा ट्राई किया और फाइनली इतना अच्छे से मैं सिलेक्ट हुई कि इस बार मेरा सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी रैंक आई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छा लगता है कि मुझे देख के अगर और बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि मेरा यही मैसेज है कि मुझे देख के अगर कोई सीख रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, कि मैं अगर ऐसे बैकग्राउंड से होने के बावजूद आगे बढ़ सकती हूँ तो उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहते हो कि एक आर्थिक समस्या आपकी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं डालेगी अगर आप अपनी मेहनत करते रहोगे, क्योंकि मदद करने के लिए काफ़ी लोग तैयार हैं। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहे, ईमानदारी से अपने लिए ईमानदार रहे, तो आपको कभी कोई रोक नहीं सकता। नाजिया, मदद करने की बात आती है तो ऐसे कुछ नाम हमें, आप दर्शकों को आपको देख रहे हैं, तो उस दौरान जैसे आपने कहा कि पापा कर्जा लिया करते थे, मम्मी ने अपने जेवर भी कहीं गिरवे रखे हैं, उससे हमारी पढ़ाई करी है, तो आज का जो दौर है, आज आपके साथ कई ऐसे जो हैं भामाशाह वो जुड़ रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाएं जो हैं आपको बुलाकर एक सम्मानित के रूप में देखी जा रही है, दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है, तो क्या फील हो रहा है आपको?
मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं दूसरों के लिए प्रेरणा बन पा रही हूँ। और जब जैसे कि मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे कोई देख रहा है उसको लगता है, क्योंकि मुझे भी जब प्रेरणा किसी और से मिली थी, जब मैं मेरे जैसे स्टूडेंट को देखती थी कि कोई हमारे जैसा मिट्टी से जुड़ा हुआ है और वो आज एक अच्छे पद पर पोस्टिंग है, तो अगर मुझे देख के कोई और को सीख मिलेगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा तब, कि मुझे कोई कल का आके कहे कि मैंने आपसे मैसेज लिया था या ऐसा है। और जहाँ तक मेरी यही सोच है कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो मैं मेरे जैसे और बच्चों की मदद करूँगी, ताकि उनको कभी भी पैसों की परेशानी ना आए अपने ये सपनों को पूरा करने में। नाजिया, एक छोटा सा कस्बा है जिसको हम पचपाड़ कहते हैं, भवानी मंडी से पहला बसावट शायद पचपाड़ की है, और वहाँ से उस परिवार से निकलकर आसपास के मोहल्ले में एक एग्रीमेंट माहौल जो बनता है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी तो फिर यहाँ क्या होगा और किस तरह से देखा जा रहा है, और समाज में दृष्टिकोण क्या होता है। बातें तो काफ़ी होती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में काफ़ी एकदम दयनीय स्थिति है पढ़ाई को लेकर, चाहे वो लड़का हो लड़की, चाहे लड़का हो चाहे लड़कों को भी बिल्कुल एक होता है कि हाँ 18-19 का काम पे लगा दिया जाए जी। तो मेरा भी यही था कि जैसे 17-18 होते घर वाले जो रिलेशन वाले थे कि शादी के लिए, हाँ। क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी फोर्सफुल थी, तो वो सारी जो कंडीशन थी वो पापा ने ही फेस की है, क्योंकि उन्होंने कभी इन चीज़ों को मेरी पढ़ाई में नहीं आने दिया। और आसपास वाले तरह तरह की बातें बनाते थे कि बाहर जाएगी, बड़े शहर में जाएगी, तो उन सबको पापा ने फेस किया। और मेरा ये था कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे मेरे पापा को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि अगर वो हम पे भरोसा कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके भरोसे पे खरे उतरे। बिल्कुल। क्योंकि आज अगर मुझसे ज्यादा खुशी है तो वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। जिनसे आके कोई कहता है कि अच्छा आप नाजिया के पापा हो, तो उनकी वो जो मेहनत है वो सब सफल हो जाती है। कि जो लोग पहले उनसे कहते थे कि बाहर मत भेजो, सही नहीं है, कुछ गलत हो जाएगा, तो वो आज आके कहते कि नहीं हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे। तो उस वक्त लगता है कि उन्होंने जितना भी स्ट्रगल किया है या जितने भी वो आसपास वालों की उन्होंने बातें सुनी है, तो उस वक्त पापा चुप रहते थे, उस वक्त कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि सबसे अच्छा जवाब समय देता है। और जो मेरी सफलता है और जो आज अगर मैं हर जगह जाती हूँ मुझे इन्वाइट किया जाता है, तो सबसे अच्छा जवाब उन लोगों के लिए वो है। बिल्कुल। नाजिया, अभी एलन कोचिंग से आप कर रही हैं, तो वहाँ कितनी मदद मिली आपको? वहाँ मुझे जैसे मैं फर्स्ट बार गई थी तो मेरे 12 के परसेंटेज से उन्होंने मुझे फीस में दी थी कंसेशन। कितना? और तब तो मुझे 30% कंसेशन मिली थी। और लास्ट ईयर ये था कि नीट के स्कोर के ऊपर उन्होंने कंसेशन दिया था, तो तब मुझे 75% कंसेशन मिली था। कब तक ये जो है सफ़र आपका ख़त्म होगा और कब उस मुकाम तक आप जाएंगी जो आपका ड्रीम है, आपका सपना है? जी, अभी तो लगभग 5 साल है, क्योंकि MBBS 5 साल की होती है। और सफ़र तो काफ़ी आगे का मैंने सोचा है, क्योंकि सिर्फ MBBS करके मुझे नहीं रुकना है, क्योंकि जैसे मैंने कि आपको कहा मुझे और काफ़ी आगे बढ़ना है, काफ़ी मदद करनी है जो हमारे समाज के बच्चे हैं। क्योंकि एजुकेशन ऐसी जगह है जो, या एजुकेशन ये एक ऐसा रास्ता है जो हम सबको यहाँ से निकाल सकती है, जितनी भी सामाजिक समस्याएं हमारी है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आगे जाके मेरी जो सोच है वो ना बदले और मैं और बच्चों की मदद कर सकूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या मैसेज देना चाहेगी उन बालिकाओं को, उन छात्राओं को जो भी वर्तमान में एजुकेशन की ओर अग्रसर है और वो भी कहीं ना कहीं एक डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका इस देश में निभाना चाहती है? महिला दिवस के उपलक्ष्य पर उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा इस संदेश है कि आप सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य बनाएं कि आपको बनना क्या है। बिल्कुल। जरूर नहीं कि आप डॉक्टर बने, आप पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है आपका किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो आप जिसमें भी रुचि रखती है, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पोर्ट हो, आप उसमें अपनी मेहनत करें, ईमानदारी से करें। और कभी ये ना सोचें कि आपका जो फैमिली है वो इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती, महंगी एजुकेशन या महंगा स्पोर्ट की चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास मदद के लिए पूछें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, और आपको खुद को एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है। जैसे अगर एजुकेशन में आप मदद चाहते हैं तो उससे पहले है कि आप अपने अच्छे मार्क्स लेकर आए, और उसके लिए मेहनत सिर्फ आप कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं आपको कोई कोचिंग करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि 10th में जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो मैंने बिना किसी कोचिंग के 92% प्राप्त किए थे जी। और उस वक्त मेरा यही था कि अगर मैं 10th में अच्छे मार्क्स लाती हूँ तो मेरी मदद के लिए काफ़ी लोग आगे आ सकेंगे। और सिर्फ यही मैंने अपनी मंशा बना के 10th में पढ़ाई की थी, और उसी का नतीजा है कि मैं कोटा जा पाई और अपनी कोचिंग कर पाई। तो बस आप ईमानदारी से मेहनत करें, कभी कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। देखा आपने, सुना आपने नाजिया परवीन को, किस तरह से पिता ने एक ऑटो ड्राइवर का काम कर आज यहाँ तक पहुँचाया कि वो एक डॉक्टर बनने जा रही है। और खबर 24 यही मैसेज देता है आज के दिन कि अगर अपने बच्चों में
कुछ करने की चाह है तो उसे ना रोकें, उसे वो करने दें, क्योंकि सफलता और ऊंचाइयां वही पाता है जो कुछ कर गुजरने की चाह रखता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अब फिर इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रमों के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। नमस्कार। जब पैदा हुआ तो दिन रात अपने आंचल की नर्म छाँव में छुपाए रखा, थोड़ा बड़ा हुआ तो राखी की डोर से वो प्यारा सा रिश्ता बनाए रखा। 7 फेरों से 7 जन्मों तक हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। फिर मेरे आंगन में नन्ही परी के रूप में जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया। तुम हो तो आज मैं हूँ, ये सारा जहान है, तुम्हारे सभी रूप महान हैं। नारी शक्ति को खबर 24 न्यूज़ का सलाम। नमस्कार। लगातार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम कई महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ किया है अपने जज्बे को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर, चाहे वो ब्यूटिशियन का काम हो, चाहे वो एनजीओ चलाने का काम हो, चाहे उन छात्र छात्राओं बालिकाओं को कुछ सिखाने का काम हो। ऐसे में खबर 24 उन सभी महिलाओं से बात करने की कोशिश की है और खबर 24 के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमने कई महिलाओं को स्टूडियो में बुलाकर उनसे चर्चा की, उनसे बात की। इसी बीच हमारे साथ रीना प्रजापति जी जो लगातार ब्यूटिशियन का काम कर रही है और एक आजीविका लोगों को देने के लिए एक एनजीओ चलाती है, और कम से कम इस भवानी मंडी की कई बालिकाएं को उन्होंने अपने हाथों से हुनर देकर उन्हें आज अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की है। ऐसे में लगातार हम बात करें तो कई वर्षों से ये ब्यूटिशियन चलाते हैं और कई ब्यूटी पार्लर कोर्स जो उन्होंने बाहर जाकर किए हैं, दिल्ली मुंबई बाहर जाकर उन्होंने अपने ब्यूटिशियन के माध्यम से अपने का नाम किया है। लगातार खबर 24 ऐसी महिलाओं को आपके बीच लाने की कोशिश करता है और आज महिला दिवस के उस उपलक्ष्य पर आज हमारे बीच है स्थानीय भवानी मंडी की रहने वाली है। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की शुरुआत जो है आपने ब्यूटिशियन की और उसमें सबसे अहम बात जो देखी जाती है कि माता पिता का बहुत योगदान होता है और साथ में फिर सास ससुर का भी बहुत योगदान होता है। ऐसे में हमारे साथ रीना प्रजापति हैं, हम इनसे जानेंगे कि शुरुआती दौर में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस जगह तक आने में। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं रीना प्रजापति, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिश स्टूडियो ब्यूटी पार्लर अकेडमी की संचालिका। जी। जैसे कि आपने बताया कि जो महिला दिवस है इसमें हमें महिलाओं को ही प्रेरित कहीं हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये जो शुरुआत की थी 2016 से की थी। बिल्कुल। और ये जो शुरुआत की थी तो बहुत छोटे स्तर पे मैंने की थी। मैं एक बेसिक कोर्स किया हुआ था और सपना ठाकुर मैम के द्वारा मैं आज जो मेरे गुरु हैं सपना ठाकुर मैम, उन्हीं की वजह से मैं आज मुंबई बॉलीवुड तक पहुंची हूँ। बिल्कुल। और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। साथ ही मेरे पति का और मेरे स्टूडेंट का, मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा। इसके अलावा मुझे पीयर में मेरे पीयर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन ससुराल में आने के बावजूद भी मेरे ससुराल वालों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे से हमेशा यही कहा कि आगे बढ़ो और सबको बढ़ाओ। रीना जी, लगातार जिस तरह से एक एजुकेशन के दौरान हम शिक्षा को जब अग्रसर करते हैं और वो हमारा उसी समय एक ड्रीम बन जाता है कि हमें लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना है, तो आज की बालिका की भी यही सोच होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और आपकी उस समय की सोच क्या थी, थोड़ा दर्शकों को आप बताएं। उस समय मैं काफ़ी ये नहीं कह सकती कि इतना अच्छा माहौल था जी, उस समय इतना फ्रीडम भी नहीं था, लेकिन आज की जो बालिकाएं हैं उन्हें वो आधुनिक समय में जी रही हैं, उनके पास हर तरह के उपचार भी हैं। बिल्कुल। और आज के जनरेशन में मैं देख रही हूँ कि जितनी बालिकाएं मेरे पास आ रही हैं वो सब उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जब भी मेरे पास आज जो स्टूडेंट हैं, जैसे हम एनजीओ भी चलाते हैं जिसमें हम 1100 रुपए में फुल पार्लर कोर्स करवाते हैं। बिल्कुल। तो कितने महीने का कोर्स होता है वो? ये 40 दिन का होता है जी। इसमें भी हम सर्टिफिकेट भी देते हैं, डिप्लोमा भी दिया जाता है और कोर्स करवाया जाता है, पूरा प्रैक्टिस के साथ उन्हें बताया जाता है। बिल्कुल। साथ ही ये जो कोर्स हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हर लड़की इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती कि वो हजारों में पैसा खर्च कर सके जी, लेकिन मात्र हम 1100 रुपए में उन्हें फुल पार्लर कोर्स करवाते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये संस्था अभी मेरे यहाँ चल रही है। इससे पहले मैंने NIDS की संस्था चलाई थी, उसमें भी मैंने 160 लड़कियों को कोर्स कराया
और जिसके थ्रू मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। NIDA संस्था की मैं पहली गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा मैं अभी जो NGO चला रही हूँ उसमें मैं 1100 रुपये में फुल पार्लर कोर्स करवा रही हूँ। अभी भी मेरे पास रनिंग में 30 लड़कियाँ हैं। रीना जी, एक बात मुझे बताइए, आपके जिस तरह से ससुराल पक्ष की हमने बात करी, पियर ससुराल पक्ष एक परिवार, एक समधी होते हैं। ससुराल पक्ष में जब आपने कदम रखा उसके बाद आपने कुछ सोचा, तो वो अपने परिवार में, ससुराल पक्ष के परिवार में किस तरह से आपने उस चीज़ों को रखा कि ये मैं करना चाहती हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ी? ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि काफ़ी साल पुरानी बात है। बिल्कुल। लेकिन ये कह सकती हूँ कि मुझे सपोर्ट करने वाले काफ़ी थे। जैसे कि जब मैं पार्लर लाइन में आगे बढ़ी तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहला जो सपोर्ट था वो मेरे पति और मेरे बच्चों का रहा। बिल्कुल। उसके बाद थोड़ी काफ़ी मुसीबत आई, लेकिन मेरे सास ससुर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और आज भी वो मुझे मोटिवेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्टर जो मेरा परिवार से रहा वो मेरी बुआ सास का। बुआ सास का रहा है। और आज आप कितनी बालिकाओं को NGO के माध्यम से, अभी जो है वर्तमान में कितनी संख्या में आप उनको NGO के माध्यम से उनको सिखा रही हैं? NGO के माध्यम से मैं 250 लड़कियों को सिखा चुकी हूँ, जिसमें हमारे कई गांव आते हैं, अपने भानपुरा, बेसोदा, केसोदा, बोरदा, सुनेल, पिड़ावा, ओसावा, असनावर। इसके अलावा मेरे पास अभी जो रेगुलर प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो लड़कियां आती हैं, जिन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो लड़कियां मेरे पास अभी रामगंज मंडी से आती हैं। इसके अलावा खेराबाद, चौमेला, डग, यहाँ तक की लड़कियां मेरे पास रेगुलर अप डाउन करती हैं। आपके साथ में असिस्टेंट तौर पे काम कर रही हैं गहलोत जी, जो आपके साथ हमारे साथ बैठी हैं। शुरुआती दौर में आपके इनके साथ आप लगातार हैं, किस तरह का आपको सीखने को मिला है और आज आप दूसरों को भी सिखा रही हैं? हाँ, मुझे जय श्री कृष्णा, मैं यहाँ पर मैम के यहाँ मुझे 2 साल हो गए हैं। बिल्कुल। सीखते सीखते मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं एक पार्लर पे जैसे कि सीखने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ये मेरा ही घर हो। और यहाँ पर जितनी भी मतलब मैम का जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि बहुत सी लड़कियाँ आती है, मतलब उन्हें मतलब शुरू के दौर में उन्हें ऐसा लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे, जैसे मुझे भी ऐसा लगा था। पर मुझे ऐसा फिर साल भर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा हो चुका है कोर्स कंप्लीट और मैं मैम के यहाँ जॉब कर रही हूँ। और मैं भी सेंटर ओपन करना चाहती हूँ मेरे भीमनगर में, जहाँ लड़कियों ने 20 से 25 फॉर्म भी भर चुके हैं। और ये सेंटर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जो मैम इसकी स्टार्टिंग में आएंगे। शुरुआती दौर में जब इनसे आप जुड़ने लगे तो सबसे मेन चीज़ होती है माता पिता। आपने माता पिता ने क्या कहकर आपको यहाँ तक पहुँचाया और उनको आप क्या संदेश दे रही हैं? मेरे माता पिता ने मुझे एक सपोर्ट किया था। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां जो सीख नहीं पाती है, बहुत सारी होती है जिन्हें परमिशन नहीं मिल पाती, हर चीज़ की परमिशन नहीं मिल पाती है। जैसे मुझे मेरे माता पिता ने, मैंने उनको बताया कि मुझे भी कुछ बनना है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने जीवन में कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर मैं पार्लर का वो स्टार्टिंग की है और इसमें मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे रीना मैम ने। मुझे यहाँ इस पोजीशन पे रीना मैम की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना आगे कर सकती हूँ, फिर भी मुझे मैम का सपोर्ट हमेशा बना रहा है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मैम ने ही किया है। आज मैं इस जगह हूँ तो सिर्फ मैम की वजह से ही हूँ। संघर्षी जीवन का एक पर्याय होता है और उसमें हम लोग सब जुड़ते चले जाते हैं। मानव जीवन की हम बात करें तो इंसान ही सब कुछ करता है, लेकिन उसे दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसे में ब्यूटिशियन चलाते चलाते ये 7 दिन मुंबई रही हैं। कुछ मुंबई की बात हम इनसे करते हैं। मुंबई का सफ़र कैसा रहा और किन किन सेलिब्रिटी से आप रूबरू हुई, उनसे मिली और आपको हाउ फील कैसा लगा वहाँ? मुंबई का जो सफ़र था मेरे लिए एक सपने जैसा था। बिल्कुल। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भवानी मंडी एक छोटा सा शहर है और मैं यहाँ एक बहू के रूप में रहती थी। लेकिन जब मैं पहली बार मुंबई गई तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सपना था। लेकिन मेरे सपने साकार करें मेरी सपना ठाकुर मैम ने। मैं काफ़ी सारे एक्टर्स से मिल चुकी हूँ, जैसे कि जुदाई फिल्म की फेमस हीरोइन रुमला मातोड़कर, चांद के पार चलो की प्रीति जिंगियानी, धूम फिल्म की फेमस हीरोइन रिमी सेन, कहो ना प्यार है की फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल, और हमारे फेमस हीरो जिसे हम सब जानते हैं राजा मुराद,
और आने वाले समय में मैं काफ़ी सारी सेलिब्रिटियों के साथ वापस नजर आऊंगी। ये होता है हौसला जो हम आपको इस महिला दिवस के माध्यम से उन महिलाओं से बात करने की कोशिश कर आपको ये बता रहे हैं कि मन में अगर कुछ दृढ़ निश्चय करने की क्षमता अगर होगी तो वो जरूर एक दिन आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और भी महिलाओं से हम बात करते रहते हैं और आपको आगे भी ऐसे समाचार पत्रों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। लगातार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने कई अनेक कार्यक्रम खबर 24 के माध्यम से बनाए हैं और हाँ, ये चैनल आपका एक माध्यम है और 6 वर्षों से हम लोग इस चैनल को संचालित कर रहे हैं, जो कि झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले में गांव-गांव धानी-धानी प्रसारित हो रहा है। तो हम उन समाज की खबरों को उठाने का प्रयास करते हैं, जो आपके आसपास हो रही घटित खबरें उनको दिखाने का काम करते हैं, धर्म की आस्था से जोड़ने का काम करते हैं और ऐसी महिलाएं जो कुछ कर गुजरने का काम करती है उनको भी हम आगे लाने का काम करते हैं। आज के इस नारी शक्ति को सलाम कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक नमस्कार। जब पैदा हुआ तो दिन रात अपने आंचल की नर्म छाँव में छुपाए रखा, थोड़ा बड़ा हुआ तो राखी की डोर से वो प्यारा सा रिश्ता बनाए रखा। 7 फेरों से 7 जन्मों तक हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। फिर मेरे आंगन में नन्ही परी के रूप में जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया। तुम हो तो आज मैं हूँ, ये सारा जहान है, तुम्हारे सभी रूप महान हैं। नारी शक्ति को खबर 24 न्यूज़ का सलाम। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। महिला दिवस पर आज पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ महिला दिवस मनाया जा रहा है। हम बात करें देश की उन महिलाओं की जिन्होंने आज देश में होकर भी अपना नाम किया है। ऐसे में खबर 24 ने भी महिला दिवस के उपलक्ष्य पर नारी शक्ति को सलाम एक स्पेशल कार्यक्रम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। आज उस बीच हम ऐसी मातृशक्ति जो हमारे स्टूडियो में पधारी है, सबसे पहले तो मैं उनका परिचय करा दूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो लगातार 12 वर्षों से इस भवानी मंडी शहर में संचालित है और कई महिलाओं को जोड़ने का काम धर्म की आस्था से कुसुम दीदी ने किया है। खबर 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हमने आपको आमंत्रित किया है। लगातार आप धर्म की आस्था से जुड़े हुए धार्मिक कार्यक्रम आप करते रहते हैं। हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि एक सर्व धर्म समाज का कार्यक्रम आपने किया और कई शहर के भामाशाह मातृशक्ति उस कार्यक्रम में मौजूद रही। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम उन्हीं मातृशक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने व्यवहार से और अपने काम से उन आम जनता तक, आम मातृशक्ति तक कुछ ज्ञानवर्धन कार्यक्रम देने की बात करता है। ऐसे में आज आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। लगातार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था आप चला रहे हैं और धीरे धीरे आज हम उन महिलाओं को भी देख रहे हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो महिलाएं आपके वहां पर आकर धर्म का लाभ ले रही है और धीरे धीरे ये जो आपका आस्था जो है ये कहीं ना कहीं प्रगति की ओर गतिशील हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप अपनी संस्थाओं को लेकर? सर्वप्रथम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी, क्योंकि दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम दिन भर कार्य करते हैं और दिन भर कार्य करते करते हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकान महसूस होती है और इसका मुख्य कारण है कि हम स्वयं को टाइम नहीं दे पाते। और दिन में जब हम खाली महसूस करते हैं, जब 5 मिनट के लिए अकेले रहते हैं तो कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है या चिड़चिड़ापन महसूस होता है या थकान महसूस होती है, तो उसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है। तो मैं सभी महिलाओं के कहना चाहूंगी कि हम सारा दिन काम करते हैं,
अपने परिवार के लिए टाइम देते, समाज के लिए टाइम देते, बच्चों के लिए टाइम देते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, हम क्या काम नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन जहाँ आध्यात्म की बात आती है, धर्म की बात आती है या परमात्मा की बात आती है, तो वहाँ लोग अपना एक बहाना देते हैं कि हमें टाइम नहीं है। तो महिलाएं हो या पुरुष हो, खैर ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इसलिए विशेष महिलाओं को कहूंगी, क्योंकि महिला के लिए कहा गया, नारी के लिए कहा गया है कि नारी ही स्वर्ग बनाती है और नारी ही नर्क बना सकती है। सबसे पहले हमारे घर को हमें स्वर्ग बनाना है। कहते घर घर स्वर्ग बने, हमारा हर घर मंदिर हो, लेकिन उस घर में वो घर हमारा मंदिर कैसे बनेगा? जब उस घर में कोई देवी होगी। बिल्कुल। देवी होगी तो वो मंदिर कहलाएगा, अगर देवी नहीं होगी तो हमारा घर मंदिर नहीं बन सकता है। इसके लिए हमें परमात्मा से स्वयं को चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा बिल्कुल खाली हो गई है। परमात्मा ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो पावर भर के भेजा था, बिल्कुल भेजा था, लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते हर आत्मा खाली हो गई, एम्प्टी हो गई। और खाली होने के कारण कहीं ना कहीं से हम अपेक्षा रखते हैं, परिवार से अपेक्षा रखते हैं कि हमें यहाँ से प्रेम मिले, सुख मिले, शांति मिले, साधनों से सुख मिले, पैसा से सुख मिले। हर व्यक्ति, हर महिला ये अपेक्षा रखती है, फिर भी वो चीज हमें अंदर से प्राप्त नहीं होती है, बाहर से भी प्राप्त नहीं होती। इसका कारण है कि एक तो हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, परमात्मा के लिए हम कोई टाइम नहीं निकालते हैं, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी टीवी पर, मोबाइल पर भी आते हैं, हम देखते हैं कि सीरियल भी अच्छे अच्छे आते हैं। मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, जितना मोबाइल एक बुरी चीज माना जा रहा है, उतना कहीं अच्छी अच्छी चीजें भी इससे हमें प्राप्त होती हैं, टीवी से भी मिलता है, परंतु लोग उसको गलत यूज कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे अच्छे कुछ आध्यात्मिक बातें आती हैं, बुक्स आती हैं, तो इनको हम पढ़ें। जहाँ मेडिटेशन केंद्र होते हैं तो वहाँ हम जाएं, आधा घंटा या 15 मिनट भी अगर हम निकालें टाइम, तो हम अपनी आत्मा को चार्ज कर सकते हैं, और जब हमारी आत्मा चार्ज होगी तो हम दूसरों को दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक सवाल हो रहा है, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे जी, लेकिन आजकल की जो सोशल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो महत्व जो देने लग गया परिवार में, वो एक एंड्रॉइड यानी कि मोबाइल। उस मोबाइल ने परिवार में एक सिस्टम, जो शिष्टाचार है, शायद वो भी अब देश में खत्म हो रहा है, क्योंकि मोबाइल से आदमी जब जुड़ जाता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि कौन मुझे क्या बोल रहा है, क्या मेरी बात हो रही है। जिस तरह से मोबाइल जो आधुनिक युग में आया है, उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो मोबाइल में भी वो धर्म की चीजें, समाज से जुड़ी चीजें वो भी देख सकती है? हाँ, मोबाइल, मैंने कहा मोबाइल बुरी चीज नहीं है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे भगवान के भजन भी आते हैं, अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं, तो हम ज्यादा टाइम नहीं तो 10 मिनट भी, जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं, भाई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हम अच्छी चीज देखें। ठीक है, सीरियल देखें, मूवी देखना है तो वो भी समय समय पर एंजॉय करना जरूरी है जी। लेकिन 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अगर कुछ अच्छी बातों को हम ग्रहण कर लेते। सबसे पहली बात मैं अटेंशन दिलाना चाहूंगी सभी महिलाओं को कि सबसे ज्यादा असर हमारे मन पर भोजन का होता है। बिल्कुल। आज बच्चे भी, हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है, माँ बाप अपने बच्चों से अच्छी अपेक्षा रखते हैं कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, मेरे बच्चों के कैरेक्टर अच्छे हो, लेकिन माता पिता स्वयं उसके लिए जिम्मेवार हैं। अगर माँ स्वयं सीरियल देख रही है या ऐसे गाने सुन रही है और वो खाना बनाती है या परोसती है, तो उस भोजन का प्रभाव बच्चों के ऊपर या परिवार के ऊपर क्या पड़ेगा? मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी कि अगर भोजन बनाते हैं, भोजन परोसते हैं अपने बच्चों को, परिवार को, तब प्यार से परमात्मा की याद में भोजन बनाएं। उस मोबाइल से कुछ अच्छे गीत सुने, कीर्तन भजन आते हैं, अच्छे भजन सुन के भजन लगा लें और अपना भोजन बनाएं, तो उसका प्रभाव भी हमारे भोजन पर पड़ेगा। इससे भी हमारे परिवार में बहुत खुशी, शांति आ सकती है। एक सवाल है कि आज मैं महिलाओं के लेकर ही बात करूंगा जी। जब महिला घर से फ्री होकर खाना वाना बनाकर कुछ समय के लिए सोचती कि मुझे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जाना है जी,
तो वो आपके सामने क्या परिवार को लेकर बात करती है, क्या दीदी ये हुआ, दीदी ये हुआ, ऐसी कोई बात आती है जिससे कि हम समझा सकें? जी, हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं आती हैं। अक्सर करके हमने देखा है मेजॉरिटी जितने भी हमारे मेडिटेशन केंद्र पर आते हैं तो सब दुखी आते हैं जी। सब अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते, दीदी हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, या कोई लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये प्रॉब्लम है। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, और वो जब मेडिटेशन करने लगते हैं धीरे धीरे उनकी आत्मा में शांति आती जाती है। वो उनकी आत्मा जब चार्ज होती जाती है तो उसका प्रभाव एक ओरा बनता है, वायुमंडल बनता है, आभा मंडल बनता है, और जब वो अपने परिवार में जाती हैं तो वो आभा मंडल उनके परिवार में काम करता है। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, अगर हमारा आभा मंडल बहुत पावरफुल है तो हमारे जाते ही विघ्न नष्ट होने लगते हैं, या जहाँ अशांति होती है तो अशांति से शांति आ जाती है, खुशियां आ जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं। आज जितनी भी मेजॉरिटी माताएं हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि आप क्यों जा रहे हो। पहले तो लोग टोकते हैं परिवार वाले कि क्यों जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो देखने लगते हैं कि इसमें इतना परिवर्तन आ गया, ये खुद चेंज हो गई, परिवार में इतना शांति है, तो और परिवार वालों को लेके आते, सदस्यों को लेके आते हैं, तो परिवार में भी सुख शांति स्वतः हो जाती है। एक शहर में ऐसा उदाहरण मुझे बताएं आप, इस तरह की बात अगर आई है जी, तो एक ऐसा उदाहरण बताएं जहां हम मैसेज देना चाहें चैनल के माध्यम से कि उस परिवार में आज आपसे जब से वो जुड़े हैं तो आज वो आप ही को याद करते हैं, ब्रह्मा कुमारी प्रजापति संस्था को याद करते हैं। मैं परिवार का तो नाम नहीं ले सकती, नहीं पर्टिकुलर एक कोई भी ऐसा एक जो परिवार है। भवानी मंडी की बात कहूँ, हाँ भवानी मंडी, यहाँ पर तो खैर सभी सक्षम लोग आते हैं, संपन्न परिवार से लोग आते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, महिलाओं की कुछ सीक्रेट प्रॉब्लम होती हैं, तो वो भी शेयर करती हैं। तो नाम तो नहीं नाम नहीं ले, लेकिन मैं भाई वो उनकी अंतरात्मा ही कहती है कि मेरे वहां जाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं आपको भवानी मंडी में सबसे पहले, खैर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं मेरे कांटेक्ट में। एक संगीता जैन भी है, कैलाश माता है, कैलाश भाई यहाँ पास में गांव में रहते हैं, मीता आहूजा है, ये सब जुड़े हुए हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का इन्होंने बहुत सॉल्यूशन किया है। अगर हम दूसरे का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं तो स्वयं का सॉल्यूशन तो हम मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। आज महिला दिवस है, माता शक्ति पे हम बात कर रहे हैं जी। ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता से आप जुड़े हैं जी, तो आपके थोड़े से मैं फीचर में जाऊंगा परिवार में लेकर कि इस संस्था से जुड़ने का क्या मकसद रहा? मैं इसको संस्था तो नहीं कह सकती हूँ, मैं इस संस्था से बिलोंग करती हूँ, बट ये मेरा एक परिवार है। मैंने परमात्मा को अपना सब कुछ बनाया, मेरे सारे रिलेशन परमात्मा से हैं। वो मेरी सच्ची माँ है, वो मेरा सच्चा पिता है, मेरा साथी है, सब कुछ मेरा परम पिता परमात्मा है। तो जब मैं संस्था में आई तो मैं किसी को देखकर इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन मेरे जैसी दीदियां थी जो मेडिटेशन सिखाने के लिए आती थी, तो मैं दीदियों से भी इम्प्रेस नहीं हुई, बट जो मेडिटेशन सिखाती थी और वो जो ज्ञान सुनाती थी, उस ज्ञान के वाइब्रेशन मुझ तक पहुंचे और वो मुझे मेरे हार्ट तक टच करके गए, और मैं जो आकर्षित हुई, इम्प्रेस हुई, तो मेरे परमात्मा शिव परमात्मा से मैं आकर्षित हुई, और मैंने उसी समय एक डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे भी ऐसा जीवन जीना है और मुझे संपूर्ण जीवन परमात्मा के लिए सोहा करना है। कब से अपन इस संस्था यहाँ को जो है चला रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? इस भवानी मंडी में मैं 2010 से सेवाएं दे रही हूँ। सेवा केंद्र यहाँ पर 2010 से चल रहा है। बाकी मुझे इस ज्ञान में चलते हुए लगभग 20 ईयर हो गया है। हाँ, और इसमें मैं डिवोटेड हूँ, तो 18 ईयर हो गया डिवोटेड हुए, समर्पित हुए। अब नारी शक्ति, मातृ शक्ति, आज हम नारी शक्ति को सलाम लेकर कार्यक्रम आए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आप नारी शक्ति? मैं इस चैनल के द्वारा मैं सभी महिलाओं को एक संदेश देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपनी संस्था का भी थोड़ा सा परिचय दे दूं कि हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारीज। ये जो संस्था है, इसके हेड भी स्वयं एक लेडी है, नारी है, और यहाँ पर जिनको भी इंचार्ज बनाया जाता है, नारियों को ही इंचार्ज बनाया जाता है, भले वो 2 साल की भी समर्पित बहन है,
तो उसको भी उसी को इंचार्ज बनाया जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था एक नारी की संस्था है। भगवान जब इस धरती पर आया तो जब उसने देखा कि इस धरती पर, इस दुनिया में नारी शक्ति बहुत पिछड़ी हुई थी। आज हम हिस्ट्री को सुनते हैं तो कहते हैं महिलाओं को सती बना दिया जाता था और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, पढ़ाई नहीं करने देते थे। लेकिन परमात्मा को आए हुए इस धरती पर काफी टाइम हो चुका है। कल हमने त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई, 86 वर्ष हो गए। हमने एक प्रोग्राम किया सर्वधर्म समागम, जिसमें सभी धर्म के लोग आए। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है एक माताओं की, कन्याओं की संस्था है, नारियों की संस्था है, जहां पर नारियां इसको मोटिवेट करती हैं। और आज हम देखते हैं मेरे जैसे 50,000 से भी ज्यादा ब्रह्मा कुमारियां बहनें समर्पित हैं और यहाँ पर माताओं को, एक एक माताओं को, कन्याओं को उठाया जाता है। आज हमारी दुनिया कहाँ जा रही है? कन्याओं की कहीं सेफ्टी नहीं है, लड़कियों की कहीं सेफ्टी नहीं। घर से बाहर निकलते हैं तो कहते असुरक्षित हैं। तो हम भले जंगल में रहें, अकेले रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन परमात्मा की जब छत्र छाया हमारे ऊपर होती है तो दुनिया की कोई भी चीज हमारा बाल बांका नहीं कर सकती है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती है। ये मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ब्रह्मा कुमारी संस्था से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा परिवार है और परमात्मा मेरा सर्व संबंधी है, सब कुछ है, जिसने मेरी जिम्मेवारी ली है। तो आई एम प्राउड। देखा आपने, हमने ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता कुसुम दीदी से बात की। मातृशक्ति को लेकर उन्होंने कई हमें बातें बताई है। दर्शकों ने भी इन बातों को बड़ा ध्यान से सुना हो और इसी तरह से हम और भी मातृशक्ति को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं खबर 24 पर, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कई महिलाओं से हम बात करेंगे। नमस्कार। जब पैदा हुआ तो दिन रात अपने आंचल की नर्म छाँव में छुपाए रखा, थोड़ा बड़ा हुआ तो राखी की डोर से वो प्यारा सा रिश्ता बनाए रखा। 7 फेरों से 7 जन्मों तक हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। फिर मेरे आंगन में नन्ही परी के रूप में जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया। तुम हो तो आज मैं हूँ, ये सारा जहान है, तुम्हारे सभी रूप महान हैं। नारी शक्ति को खबर 24 न्यूज़ का सलाम।